Hello everyone, myself Dr. Noorja. I am Associate Professor of Political Science from MS College बीकानेर और मैंने इसकी पूर्व की कक्षा में आपको प्रत्यार्पण के संबंध में काफ़ी सारी बातें बताई और आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ब्लू कलर के की इंक से कुछ जो बातें हैं जिस पर मैं आपसे आज चर्चा करने वाली हूँ वो है इसके अंतर्गत पहला बिंदु जो हमारा है वो प्रत्यार्पण की संधियाँ। अक्सर क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी के का पेपर पैटर्न चेंज है तो छोटे क्वेश्चंस के रूप में जो मिडिल क्वेश्चंस होते हैं उसके रूप में अक्सर इन्हें पूछ लिया जाता है। कई बार छोटे क्वेश्चन के रूप में भी दो नंबर का जो प्रश्न है उसमें भी इनको ले लिया जाता है। तो इन बची हुई बातों को मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगी। इसमें है पहला है प्रत्यार्पण की संधियाँ। प्रत्यार्पण की आ सकता है कि प्रत्यार्पण की संधियों से आप क्या समझते हैं। इससे आप तात्पर्य ले सकते हैं कि प्रत्यार्पण की संधियों से तात्पर्य है कि राष्ट्रों के मध्य जो संधियाँ होती हैं उन संधियों में प्रत्यार्पण संधि भी एक पार्ट है। प्रत्यार्पण संधि के अंतर्गत दो या दो से अधिक राष्ट्र आपस में समझौता कर सकते हैं, आपस में मेल कर सकते हैं कि अमुक अमुक प्रकार के अपराधों में अगर कहीं अमुक अमुक अपराधों को लेकर अगर कोई अपराध होता है तो संबंधित राज्य अपराधी का प्रत्यार्पण करेंगे या अपराधी को सौंपने के लिए वो अपना दायित्व का निर्वहन करेंगे। ये प्रत्यार्पण संधियां कहलाती हैं। प्रत्यार्पण संधियों के अंतर्गत अपराधी या अभियुक्त को सौंपने की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो कार्यवाही होगी वो कार्यवाही पुलिस अधिकारियों के द्वारा होगी, ना कि सैनिक अधिकारियों के द्वारा। ये बात मैं आगे भी स्पष्ट कर चुकी हूँ। संधियों में ये प्रावधान भी हो सकता है कि उसकी अपराधों की सूची अगर नहीं संलग्न है, अपराधों की सूची नहीं है, उसमें केवल यही लिख दिया जाए कि अपराधी ने अगर अपराध किया है और राजनीतिक, सैनिक और धार्मिक अपराध की श्रेणी में वो नहीं आता है तो उसका प्रत्यार्पण होगा। तो ऐसी परिस्थिति में भी प्रत्यार्पण संभव है। यह क्लोज जो है वो प्रत्यार्पण संधियां कहलाता है। इसमें देखो दूसरा जो क्लोज आता है वो है राजनीतिक अपराध। अब राजनीतिक अपराध से क्या तात्पर्य है, तो इसमें लेकर विद्वानों की बात अगर हम करें तो विद्वानों के मध्य बहुत सारे मतभेद हैं और उन मतभेदों पर न जाकर हम सिर्फ राजनीतिक अपराध की बात करें कि राजनीतिक अपराध से आप क्या समझते हैं। राजनीतिक अपराध से तात्पर्य है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी राजनीतिक व्यवस्था, अपनी किसी राजनीतिक व्यवस्था की संस्थान या किसी राजनीतिक दल के विरुद्ध या अपने देश में चल रहे राजनीतिक आंदोलन में सम्मिलित होकर किसी गंभीर अपराध को वो अंजाम दे देता है और अंजाम देने के बाद दूसरे देश में शरण ले लेता है, तो वो राजनीतिक अपराध की श्रेणी में आता है। राजनीतिक अपराध की श्रेणी में जो बातें मुख्य रखी गई हैं वो है अपराध प्रत्यक्ष रूप से किया जाना चाहिए, यानी अप्रत्यक्ष नहीं हो, किसी और को माध्यम बनाकर और अपराध कर देना, ये नहीं, खुद उसने अपराध किया हो। अर्थात अपराध प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। वह राजनीतिक उपद्रव के समर्थन में किया जाना चाहिए। दो पक्षों के मध्य संघर्ष की स्थिति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो पक्षों के मध्य संघर्ष ही नहीं है और वो किसी के बिना संघर्ष के ही अपराध कर ले और ये कहे राजनीतिक अपराध की श्रेणी में है, तो ऐसा नहीं होगा। अर्थात उनके दो पक्ष जो हैं उन दो पक्षों में संघर्ष की स्थिति होनी जरूरी है। फिर चौथा क्लोज वो कह देता है कि
जो गवर्नमेंट है, जहाँ भी अपराध किया जा रहा है वहाँ की गवर्नमेंट पर उसका नियंत्रण होना चाहिए, यानी वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से संबंधित वाद होना चाहिए। तो ये 4 टर्म एंड कंडीशन वो देता है। इन 4 टर्म एंड कंडीशन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये राजनीतिक अपराध है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, अपराध जो है प्रत्यक्ष होना चाहिए, राजनीतिक उपद्रव के समर्थन में होना चाहिए, 2 पक्षों के मध्य समर्थन होना चाहिए और सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। ये 4 क्लोज ऐसे हैं। अब राजनीतिक अपराध की जो ये श्रेणी है, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय कानून का इतिहास उठाकर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये राजनीतिक अपराधियों का प्रत्यर्पण नहीं होगा। ये क्या एक्चुअल में एक परंपरा, एक घटनाक्रम था, एक परंपरा, एक अभिसमय रहा और उसी अभिसमय के तहत ये व्यवस्था डेवलप हुई है। उसके अंतर्गत जब 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उस समय फ्रांसीसी क्रांति जब हुई तो उस फ्रांसीसी क्रांति के अगेंस्ट जो व्यवस्थाएं चल रही थी उसमें प्रत्यर्पण की बात आई। तब फ्रांसीसी संविधान में 1793, सेकेंड आप देख रहे होंगे 1793 के अंदर संविधान की धारा 120 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई कि विदेशियों का प्रत्यर्पण नहीं हो, क्योंकि वो इस देश की क्रांति के लिए, सफलता के लिए कार्य कर रहे हैं। ये 1793, यानी 1789 में तो फ्रांस की क्रांति हुई और उस क्रांति के दौरान जो राजनीतिक अपराधी थे उनके प्रत्यर्पण का प्रश्न आया। तो 1793 के फ्रांसीसी संविधान की धारा 120 में ये व्यवस्था की गई कि ऐसे जो अपराधी हैं उनका प्रत्यर्पण नहीं होना चाहिए। फ्रांस ने जब अपनी इस बात को स्थापित किया तो 1833 यानी 1833 में ऑस्ट्रिया, प्रशा और रूस ने भी राजनीतिक अपराधियों का प्रत्यर्पण न हो इसके लिए संधि पर हस्ताक्षर कर दी, है ना। 1833 प्रयास कब से शुरू हुआ? 1789 से, और 1833 में आके उन्होंने दूसरे देश भी, ऑस्ट्रिया, प्रशा, ये इसमें शामिल हो गए। और 1867 यानी 1869 के बाद लगभग सभी देशों ने इस व्यवस्था को अपना लिया कि प्रत्यर्पण राजनीतिक अपराधी का नहीं होना चाहिए। यानी ये सफ़र 1789 से शुरू हुआ और 1869 में आकर ये समाप्त हुआ। यानी इससे पूर्व की जो स्थिति थी वहाँ राजनीतिक अपराध का जो कंसेप्ट था वो राजनीतिक अपराध का जो कंसेप्ट था 1789 से लेकर 1869 तक क्लियर हुआ। अब एक बात और इसमें आ जाती है, दोहरा अपराध, है ना। दोहरे अपराध से तात्पर्य है कि जब किसी अपराधी का प्रत्यर्पण होना है, ठीक है, प्रत्यर्पण की सारी प्रक्रियाएं जो मैंने आपको इसके 7 चरण बताए थे, सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद में प्रत्यर्पण होना है। जब प्रत्यर्पण हो रहा है तो पता चला कि अमुक अपराधी पर पहले से ही कई और वाद दायर हैं, और ये जो वाद दायर हैं तो अब जो प्रत्यर्पण किया जा रहा है वो केवल उसी अपराध के लिए किया जा रहा है जो उसने अपने देश में किया या किसी देश में किया और भागकर दूसरे देश में शरण ली। इसमें जब ये पहला मसला ख़त्म हो जाएगा तभी उसे दूसरे अपराध के लिए दोबारा से कार्यवाही की जानी चाहिए। यह दोहरा अपराध होता है, अर्थात प्रत्यर्पण दोहरे अपराध के लिए नहीं होता है। प्रत्यर्पण केवल उसी अपराध के लिए होगा जिसके लिए वाद दायर किया गया है। यह दोहरा अपराध है। और आप अपनी पुस्तक में देखेंगे कि बहुत सारे इसमें विवाद हैं। वीर सावरकर का हिला टोरे का मसला है, बहुत सारे आइजनहावर का इसमें है, बहुत सारे ऐसे वाद हैं जो आप अपनी स्टडी के रूप में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर इससे संबंधित आपको कोई समस्या आती है
तो आप निश्चित रूप से संपर्क कर सकते हैं। अब इसी के अंतर्गत मैं आपको एक और नया टॉपिक शुरू करती हूँ। इसके कुछ क्वेश्चंस असाइनमेंट के रूप में मैं आपको आपके ग्रुप में सेंड करूँगी, और अभी हमारे पास इसी में थोड़ा समय है, मैं इसे नेक्स्ट टॉपिक ले लेती हूँ, राष्ट्रीयता या नेशनलिटी। राष्ट्रीयता का अर्थ है, आप स्क्रीन पर ग्रीन इंक से देख ही रहे होंगे, राष्ट्रीयता वह गुण है जो किसी विशिष्ट जाति अथवा राष्ट्र की सदस्यता से उत्पन्न होता है और जो किसी व्यक्ति की राजनीतिक स्थिति अथवा उसकी राष्ट्र निष्ठा निश्चित करता है। यह एक प्रकार का निरंतर चलने वाला वैध संबंध है जो प्रभुता संपन्न राज्य और नागरिक के बीच स्थापित होता है। यानी राष्ट्रीयता, नेशनलिटी वो गुण है जो हमें आइडेंटिफिकेशन देती है कि हम इस देश के नागरिक हैं, और जिस देश के हम नागरिक होते हैं वो देश और नागरिक, इनके बीच में ये जीवन पर्यंत चलने वाला, हमेशा चलने वाला, निरंतर चलने वाला एक संबंध होता है। ये संबंध वैध होता है, अर्थात अगर इस संबंध पर कोई किंतु परंतु या प्रश्न चिन्ह आता है तो यह वाद योग्य है, इस पर कानूनी कार्यवाही होती है। अर्थात राष्ट्रीयता वह गुण है जो हमें आइडेंटिफिकेशन देता है। अगर हम कहीं बाहर विदेश में सफ़र कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमारा पासपोर्ट होता है, उसके बिना हम सफ़र नहीं कर सकते। पासपोर्ट के माध्यम से ही हम बाहर विदेश में जा सकते हैं। तो पासपोर्ट क्या है? हमारी नागरिकता का एक प्रमाण पत्र है, अर्थात नागरिकता एक देश के नागरिक होने का प्रमाण पत्र है। ठीक है, इस संबंध में जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर रेडिंग से कि इसकी डेफिनेशंस हैं, इस डेफिनेशन को लिख पाना लंबा कार्यक्रम था, इसीलिए आप देख सकते हैं प्रोफेसर फैनविक की, प्रोफेसर गार्नर, प्रोफेसर ओपनहीम, प्रोफेसर हाइट, इसके अलावा भी आपको कुछ डेफिनेशंस और मिल जाएंगे, तो उन डेफिनेशन को आप अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं। इसी क्रम में एक दूसरी बात आ जाती है, वो ये है कि राष्ट्रीयता के प्रकार कितने होते हैं। राष्ट्रीयता के 5 प्रकार हैं: जन्म द्वारा, देशीयकरण द्वारा, पुनः प्राप्ति द्वारा, अधीनता द्वारा और प्रदेश में हस्तांतरण द्वारा। इन बातों पर संभवतः हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।